गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर, बेटा जो हमारी क्लास चल रही है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, कंटिन्यू करते हैं उसको। तो देखिए, पिछली क्लास तक मैंने क्या किया है, पिछली क्लास तक मैंने आपको सेंट्रल वैल्यू के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ एवरेज आपके साथ डिस्कस किया था। तो मेरे पास तीन मेजरमेंट थे न्यूमेरिकल, जो हम यूज कर चुके हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया होगा कि कुछ मेजरमेंट ऐसे भी होते हैं जो पोजिशनल मेजरमेंट होते हैं किसी भी टेंडेंसी के। तो सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम बात करें, एवरेज की अगर हम बात करें, तो उसके दो पोजिशनल मेजरमेंट हुआ करते थे। वन इज मीडियन एंड अनदर इज मोड। बिल्कुल सिंपल। तो शायद आपको बताया होगा मैंने कि पोजिशनल मेजरमेंट वहां पर यूज होते हैं जहां पर डाटा न्यूमेरिकली ना देके, कार्डिनली ना देके, डाटा जो होता है वो ऑर्डिनली या पोजिशनली होता है। लेकिन पोजिशनल मेजरमेंट, इनको कहने का सिर्फ यही सेंस नहीं होता कि जहां डाटा पोजिशनल होता है तब आप इनका यूज करते हैं। उसका रीजन है, मीडियन और मोड हम न्यूमेरिकल डाटा का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सुधीर सर पोजिशनल मेजरमेंट फिर डिसाइड कैसे होते हैं कि ये मेजरमेंट पोजिशनल है। मेरे बच्चों, पोजिशनल मेजरमेंट उस मेजरमेंट को कहते हैं जिसकी फॉर्मुलेशन अप्लाई करने से पहले आपको डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द पोजीशन। आप थोड़ा आराम से मेरी बात समझिए। जब आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो, जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, हार्मोनिक मीन निकालते हो, तो जिस फॉर्मेट में आपको डाटा दिया जाता है x1, x2, x3, xn, आप डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, ठीक। लेकिन अभी आप देखेंगे, जब हम मीडियन या मोड निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा वो बाद की बात है। सबसे पहले आपका डाटा अरेंज होगा इनटू द पोजीशंस, sometime in ascending position, sometime in descending position, but your data must be arranged into the positions। ये थोड़ा बात समझिए। तो कोई भी मेजरमेंट अगर एज इट फॉर्मेट में लगता है, बिल्कुल सिंपल है, वो न्यूमेरिकल मेजरमेंट होगा। अगर कोई भी मेजरमेंट फॉर्मुलेशन लगने से पहले डाटा को अरेंज करता है इनटू द पोजीशन, देन दिस मस्ट बी कॉल्ड द पोजिशनल मेजरमेंट। तो जो मीडियन है वो एक पोजिशनल मेजरमेंट है, क्योंकि मीडियन अप्लाई करने से पहले, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मेरे बच्चों, मैं डाटा को पोजीशंस में कन्वर्ट करूंगा। सिमिलरली इन मोड। तो सेंट्रल वैल्यू को लेके मेरे पास अब दो मेजरमेंट बच गए, वन इज मोड, अनदर इज मीडियन। सो टुडे वी विल डिस्कस द मीडियन, राइट। सो टुडे वी विल डिस्कस द मीडियन। ठीक है बेटा। तो मीडियन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कोई पूछता है कि भाई मीडियन क्या काम करता है। सर, मीडियन सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वी यूज द मीडियन स्पेशली इन केस ऑफ पोजिशनल डाटा। ये बात चली थी। तो पोजिशनल मेजरमेंट तो ये है ही, और ये पोजिशनल डाटा पर डील करता है। अब बारी आएगी, सर हाउ वी डिफाइन और हाउ वी कैलकुलेट द मीडियन। वेरी सिंपल। शायद आपने सुना होगा कि मीडियन उस नंबर को कहते हैं जो डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन में थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम है कि डाटा को जब आप ये कहते हैं कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम मान के चलते हैं कि डाटा दो इक्वल पार्ट में डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है मेरे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि डाटा दो पार्ट में इक्वली डिविजिबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो क्या 5 ऑब्जर्वेशन आप दो इक्वल पार्ट में डिविजिबल कर देंगे? नहीं, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन का दो इक्वल पार्ट 2.5 ऑब्जर्वेशन और 2.5 ऑब्जर्वेशन होगा। तो 2.5 ऑब्जर्वेशन तो आप बना नहीं सकते ना। हां, अगर 6 ऑब्जर्वेशन होती तो दो इक्वल पार्ट हो जाते, 3 ऑब्जर्वेशन एक तरफ, 3 ऑब्जर्वेशन एक तरफ। तो मीडियन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, आज मैं वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्या है? मीडियन इज ए नंबर, मीडियन इज
ए नंबर which divides the data such as number of observations above it is same as number of observations below it. ठीक है बेटा। तो एक्चुअली में अगर आप देखें, जो मीडियन होता है, मीडियन का डेफिनेशन ये होता है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मीडियन डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक्चुअली में डेफिनेशन है कि मीडियन वो नंबर होता है विच डिवाइड्स द डाटा इन टू पार्ट्स सच एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव इट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट। तो मीडियन जो होगा वो डाटा को इस तरीके से डिवाइड करेगा कि इन टू द पोजिशन, जितनी ऑब्जर्वेशन इस नंबर से बड़ी है उतनी ही ऑब्जर्वेशन इस नंबर से छोटी होगी, और ये जो नंबर है वो किसी में भी काउंट नहीं होगा। ठीक, समझ गए? तो जितनी बड़ी है उतनी छोटी है, ये जो नंबर है वो किसी में काउंट नहीं होगा। ऐसा करने से क्या हुआ मेरे बच्चों, जो वो ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाली प्रॉब्लम थी ना, कि अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 2.5 ऑब्जर्वेशन, 2.5 ऑब्जर्वेशन कैसे आप डिवाइड करोगे, हमने उस डेफिनेशन को करेक्ट कर दिया और दो इक्वल पार्ट ना बोल के कुछ ऐसा बोला कि जितनी ऑब्जर्वेशन बड़ी होंगी उतनी ही ऑब्जर्वेशन छोटी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल आता है कि सर ये तो डेफिनेशन है, हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन, हाउ टू जज दीज थिंग्स, राइट? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चों, जैसा कि डाटा बहुत सारे टाइप का होता है तो सारे टाइप का मुझे लेना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है। क्या डाटा है? डिस्क्रीट डाटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, डिस्क्रीट डाटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी। डाटा क्या है? लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn बी द गिवन डाटा। ठीक है जी, बी द गिवन डाटा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, आप मीडियन का कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे, जो गिवन डाटा है आप कभी भी उस पर काम नहीं करेंगे, इस डाटा को पोजीशंस में कन्वर्ट करेंगे। अब x1 x2 x3 मैंने लिख दिया। अब मुझे ये तो पता नहीं है इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट मुझे जब न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाएंगी तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। जब आप डाटा को अरेंज कर देते हो तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड डाटा। तो मैं क्या कन्वर्ट करूंगा? फर्स्ट वी कन्वर्ट, या लेट x1 लेस देन x2 डॉट डॉट लेस देन xn is the corresponding पोजिशनल डाटा। ठीक है बेटा, थोड़ा बात समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल डाटा मुझे दिया गया था, मुझे तो उस पर काम ही नहीं करना है, मुझे काम करना है पोजिशनल डाटा पे, जिसको हम ऑर्डर्ड डाटा भी कहते हैं। ऑर्डर्ड डाटा मतलब मैंने डाटा को एक ऑर्डर में लगा दिया। तो यहां पे जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन होगी वो पहले आ जाएगी, फिर उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, फिर सबसे लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन तो n ही रहेंगी ना, है? तो जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x ब्रैकेट 1। जो उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन है दिस इज x ब्रैकेट 2। जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है उसको x ब्रैकेट n। तो कोई भी फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले से पहले डाटा अरेंज होगा इनटू द पोजीशन, क्योंकि ये एक पोजिशनल मेजरमेंट है, राइट? सिंपल है बिल्कुल।
अब क्या हुआ मेरे बच्चों, अब बारी आती है डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन में दो बातें हैं। नंबर 1 पॉइंट्स है मेरा, अगर n क्या है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, इफ n इज ओड, ओड समझते हो, एक ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन, अप टू सो ऑन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो मीडियन जो बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म या फिर पोजीशन। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि अगर n ओड है, अगर n आपका ओड है, तो कौन सी पोजीशन पर रखा हुआ वेरिएबल या वैल्यू या कैरेक्टर मीडियन होगा। तो वो कौन सी पोजीशन होगी, क्योंकि सब कुछ पोजिशनल है, तो n+1/2th टर्म जो भी बनेगी दैट इज मीडियन, या इस पोजीशन पे जो भी लिखा होगा दैट इज मीडियन। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक डाटा है 1 7 99 2 38, सपोज एक डाटा है 1 7 99 2 38। मैंने बोला इसका मीडियन निकालिए, तो सबसे पहले आप बोलेंगे सुधीर सर ये पोजीशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई पोजीशंस में? सर सबसे पहले आएगा 1, ओके, फिर आएगा 2, ओके, फिर आएगा 7, ओके, फिर आएगा 38, ओके, फिर आएगा 99। ठीक है जी, पोजीशन में अरेंज हो गया। सर अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो है 5, ओड है, तो रूल क्या है, 5+1 डिवाइडेड बाय 2 थर्ड टर्म या थर्ड पोजीशन पे जो भी लिखा होगा दैट इज द मीडियन। अब थर्ड पोजीशन पे अगर आप गौर से देखें मेरे बच्चों तो क्या लिखा है, 7। सो बेसिकली 7 इज द मीडियन ऑफ दिस गिवन डाटा। बिल्कुल सिंपल चीजें ऐसे वर्क करती हैं। ठीक, चलिए अब इसी का अगर हम एक सेकंड केस लेके चलने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल सेकंड केस ले लें। इसका क्या है, n इज इवन, तो मेरे बच्चों मीडियन क्या होता है, मीडियन इज एनी नंबर बिटवीन n/2th term and n/2 plus 1th term। अब इस बात को थोड़ा सा आप गौर से समझिएगा, क्योंकि यह बात थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर सकती है। हो सकता है आपने मीडियन कभी पहले पढ़ा हो, तो उस बात में और इस बात में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो गलत है या जो मैं पढ़ा रहा हूं वो गलत है, दोनों ठीक है, बस आपको चीजों को समझना है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास इवन टर्म है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर इवन टर्म है तो आप डाटा को पोजीशंस में अरेंज कर दीजिए। कर दिया सर। अब आप एक काम करो, n/2th टर्म ले लो और n/2 + 1th टर्म, मतलब उससे एक अगली टर्म देख लो। इनके दोनों के बीच का कोई भी नंबर आप चूज करोगे तो वो मीडियन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप कोई भी इन दोनों के बीच का नंबर लेंगे, जितनी ऑब्जर्वेशन बड़ी होंगी उतनी ही ऑब्जर्वेशन छोटी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुप्ता कपूर सर क्या कहते हैं, या आपके टीचर ने क्या समझाया होगा कि n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म का एवरेज ले लेना। हां, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एवरेज भी तो उन दोनों टर्म के बीच में ही आएगा ना। बट प्योर स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि जरूरी नहीं आप एवरेज लें, आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो अगर आप बेसिक लेवल पे कोई नॉर्मल टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो वही बताएगा जो ट्रेडिशनल बातें हैं कि भाई n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो मीडियन होगा। लेकिन आप कोई डिफरेंट मीडियन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मीडियन मेरा बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि n/2th टर्म और n/2 +
वनथ टर्म के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डाटा है 2, 7, 99 और 102, सपोज फॉर एग्जांपल। मैंने जानबूझ के डाटा वही ले लिया जो ऑलरेडी इन पोजीशंस था। तो जिस फॉर्मेट में डाटा दिया गया था, डाटा उसी फॉर्मेट में पोजीशंस में ऑलरेडी अरेंज था, मैंने लिख दिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आगे चलते हैं। अब ऐसा हुआ मेरे बच्चों, अब अगर कोई मीडियन पूछे तो अकॉर्डिंग टू रूल n की वैल्यू क्या है 4, तो n बाई 2h टर्म क्या बनेगी, n बाई 2h टर्म बनेगी 7 और n बाई 2 प्लस 1th टर्म क्या बनेगी मेरे बच्चों, वो बनेगी 99। इसका मतलब 7 से बड़ा और 99 से छोटा आप जो मर्जी नंबर ले लीजिए, दिस इज मीडियन। और अगर प्रॉब्लम है, आप गुप्ता कपूर की बात को ही फॉलो करना चाहते हैं, तो इस केस में मीडियन क्या हो जाएगा 7 प्लस 99 बाई 2, दैट्स इट। आप इस फॉर्मुलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, आपका ग्रेजुएशन भी स्टार्ट हुआ है अभी, इसीलिए मैं अपनी बात पे फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ठीक है, यहां पे इट्स ओके, आप ये ले लीजिए। लेकिन जब आप कंपटीशन की तरफ जाएंगे, कंपिटिटिव एग्जाम की तरफ जाएंगे, फिर मैं डेफिनेटली फोर्स करूंगा कि अब आपको मीडियन इसी तरीके से समझना होगा। वो बेटा फर्क होता है, ग्रेजुएशन पास करना बहुत आसान होता है, कंपटीशन पास करना कोरस्पॉन्डिंगली मुश्किल होता है। तो कंपटीशन में थोड़ा ज्यादा नॉलेज की आपको जरूरत होती है, ग्रेजुएशन में कम नॉलेज है तो भी आपका काम चल जाएगा। खैर लीव इट। तो ये तो हमने मीडियन मेरे बच्चों कैलकुलेट किया कब, जब मेरे पास डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में था और विदाउट फ्रीक्वेंसी था। अब अगर हम सेकंड केस लेके चलें, सेकंड वाला के जो डाटा है वो कैसा है, विद फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रीट। ठीक है बेटा, जो डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा है मेरा अभी भी, और वो विद फ्रीक्वेंसी है। लेकिन तो विद फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे, लेट एक्स आई ओब्लिक एफ आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन बी द गिवन डाटा, ठीक है बेटा। तो सिंपल है बिल्कुल। अब विद फ्रीक्वेंसी अगर डाटा है तो आप इसको अरेंज तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, बिना पोजीशंस के कोई काम नहीं चलता। ये कंफर्म गारंटी है, आपको पोजीशन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने डाटा को पोजीशंस में कन्वर्ट कर दिया, सपोज x इज द वेरिएबल और पोजीशंस क्या है x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट xn। ये पोजीशंस में मैंने डाटा को अरेंज किया हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 अप टू डॉट डॉट fn है ना। तो जो वेरिएबल आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग ही आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। जो भी वेरिएबल आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने फ्रीक्वेंसी पे भी f ब्रैकेट 1 f ब्रैकेट 2 f ब्रैकेट n लगा दिया, अरेंज कर दिया। अब यहां पे एक टर्म आती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, शायद आपने नाम सुना होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे बच्चों कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, या कुमुलेटिव का मतलब होता है पीछे तक का सम करना। ये एक मैथमेटिकल टर्म है। तो अगर आप किसी भी चीज में पीछे तक का सम करते हैं तो वो उसका नाम हो जाता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के पीछे तक का सम करेंगे, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टर्म हमने इस्तेमाल कर ली। सो व्हाट इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि भाई जहां तक आप बात करना चाहते हैं वो इंक्लूडिंग और उससे पीछे तक का जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होगा, दैट इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, f1 पहले वाला, दूसरे वाला f1 प्लस f2, तीसरे वाला f1 प्लस f2 प्लस f3
अप टू सो ऑन, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू सो ऑन Fn। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कैलकुलेट कर ली। अब आपको पता है n किसके बराबर होता है? n बराबर होता है समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i, है ना। अब आप अरेंज वाली फ्रीक्वेंसी का सम करो या डायरेक्ट वाली फ्रीक्वेंसी का सम करो, सेम ही बात है, फ्रीक्वेंसी का सम तो चेंज होना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, सिंपल है बिल्कुल। अब वो ये कहता है कि अब आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं करना है, वो कह रहा है कि n आपने निकाल लिया, n/2 आप कैलकुलेट करिए, n/2 आप कैलकुलेट करिए, बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड द CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। क्या करना है मेरे बच्चों? आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 होगी वो आप फाइंड कर लेंगे। अब वो जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि जस्ट ग्रेटर देन n है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x होगा दैट इज द मीडियन। सो द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x is median। The corresponding value of x is the median। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम वेरी इजी। एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल सा डाटा था, x एक वेरिएबल है, 1 3 9 2 4, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक डाटा है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 2 2 4 1, सपोज फॉर एग्जाम्पल दे दिया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कह रहा है कि इसका डाटा का आप मुझे मीडियन कैलकुलेट करके दिखाइए। वेरी सिंपल, लेकिन सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो डाटा को अरेंज करेंगे तो क्या फॉर्म बनने वाली है डाटा की? 1 2 3 4 9, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 9। अब कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी पड़ेगी। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हमारी आई हुई है वो कितनी है? 3। 2 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी है? 4, ओके। 3 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी है? 2, ओके। 4 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी है? 1, ओके। 9 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी है? 2, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले डाटा अरेंज होगा, क्योंकि जो मेरा मेजरमेंट है वो पोजिशनल मेजरमेंट है। वेरी सिंपल। अब बारी आती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी पड़ेगी, जैसे 3 7 9 10 और 12, समझ गए? आप सम करके देख लीजिए, वेरी इजी, 12। तो यहां पे मेरे बच्चों n किसके बराबर आ रहा है? 12। अब गौर से समझिए, n किसके बराबर आ रहा है? 12 के बराबर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहा है कि n/2 निकालिए। चलिए, n/2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। अब वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ जो जस्ट ग्रेटर देन हो n/2 से। वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए जो जस्ट ग्रेटर देन हो n/2 से। तो n/2 से जस्ट ग्रेटर देन तो 7 ही आ रहा है, समझ रहे हो? इसका मतलब मीडियन इज 2। सो इसका मतलब मीडियन इज 2 के बराबर। समझिए क्यों? क्योंकि मीडियन का डेफिनेशन क्या दिया है? इन दिस केस मीडियन इज ए नंबर corresponding to the variable x which has the cumulative frequency just greater than n/2। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है जो हमें ना पता हो, एकदम वेरी सिंपल। तो अगर डाटा आपका फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में है तो कुछ मीडियन
इस तरीके से निकलता है मेरे बच्चों, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए अब डाउट तो आप पूछ नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब आप यूट्यूब पे ही डाउट वगैरह कुछ पूछ सकते होंगे। चलिए खैर, तीसरा जो मेरे बच्चों मेरा केस है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस डाटा। कॉन्टिन्यूअस डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा मतलब आपका जो डाटा है वो क्लास इंटरवल के फॉर्मेट का है, समझ गए? तो क्लास इंटरवल के फॉर्मेट का है तो भी मीडियन निकालने से पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। हो सकता है इन जर्नल आपने कभी ऐसा ना किया हो, डाटा को वो बुक वाला एग्जाम्पल में अरेंज करके ही देता है, बट आपको अरेंज करना पड़ता है। ठीक, तो डाटा कैसे गिवन होगा? डाटा गिवन होगा क्लास इंटरवल और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 0 to 10 है ना, 10 to 20 ओके, 20 to 30 ओके, 30 to 40 ओके, 40 to 50, बिल्कुल ऐसा हो गया। अब मान लीजिए मैं इसका कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं 3 2 3 4 3, सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक फ्रीक्वेंसी ले ली। अब पूछा गया कि इसका आप मीडियन निकालिए, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे कैसे निकलेगा? 3 5 8 12 15। सो बेसिकली n किसके बराबर आ गया? 15। ठीक है, तो n by 2 अगर आप करेंगे 15 by 2 विच इज 7.5। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कभी ऐसा होगा तो सबसे मीडियन निकालने से पहले आपको मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास उस क्लास इंटरवल को कहते हैं जिसके बीच में, जिसके अंदर मीडियन बिलोंग करता है। तो कैसे पता लगेगा? अभी मैं मीडियन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि मीडियन किस क्लास इंटरवल के अंदर बनेगा या बीच में बनेगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं मीडियन क्लास, वो समझा रहा हूं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यस, आपने n/2 निकाल लिया। अब आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो जस्ट ग्रेटर देन n/2, है ना? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे बच्चों? फाइंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर n/2। ठीक है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 कौन सा है? वो ये है, हो गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास बनेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास बनेगी, दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास, दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसके कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन होती है n/2 से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लिया। अब जो इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3। अब बारी आती है मीडियन का फॉर्मूले की। तो यहां पे जो मेरे बच्चों मीडियन का फॉर्मूला बनता है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट n/2 माइनस के C। ये फॉर्मूला बन के आता है मीडियन का, समझ गए? अब इसमें L1 क्या है? L1 है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, जो भी आपका मीडियन है उसका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है। तो अकॉर्डिंग टू रूल L1 यहां पे बन गया, L1 यहां पे बन गया 20। ओके, L2 क्या है? अपर लिमिट ऑफ द क्लास, चलिए 30। तो चाहे तो आप लिखते रहिए इस फॉर्मूले में L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास आपको बता दिया। L2 क्या है? अपर लिमिट या अपर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, ये जो नीचे आपके लिखा है F, दिस इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कौन है? 3। तो F की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3। n/2 आपको ऑलरेडी पता है। अब बारी आती है C की। ये C क्या होता है सर? मेरे बच्चों, जो C होता है वो कुमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी होता है ऑफ द प्रिसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहले जो क्लास है उसकी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होता है सी। तो सी इज व्हाट? द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहली जो क्लास होगी आपको, जो कि यहां पे 10 to 20 है, उसकी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो सी होता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल सी इज व्हाट? 5। अब मेरे बच्चों L1 मिल गया, L2 मिल गया, F मिल गया, C मिल गया, n/2 मिल गया, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में होता ही नहीं है बच्चों। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम इन चीजों को पे कैसे वर्क करते हैं। वेरी सिंपल, देयर इज नो इशू। ठीक, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने बोला कि जितने भी मेजरमेंट हम पढ़ेंगे उनमें हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बातें? एक तो मेरिट, एक डीमेरिट और दूसरा प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मीडियन की हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी शायद आपने पढ़ा भी होगा, क्या है? लेस देन ओजाइव एंड more than ogive cuts at median। ठीक है बेटा, आपने शायद पढ़ा भी होगा, आगे भी हम कभी डिस्कस करेंगे इन चीजों को। लेस देन ओजाइव लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनते हैं, मोर देन ओजाइव मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनेंगे। वो दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, और वो कहां कट करते हैं? दे कट्स मस्ट बी एट मीडियन। पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, समीशन i goes from 1 to n f of I mod of xi minus a is minimum when a is equal to median। ठीक है बेटा, इसको गौर से देखिए आप। वो करा कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन का मतलब मैंने बताया था डिफरेंस करना, और ये जो मोड लगे हैं, मोड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। समझ गए? तो मिनिमम और मैक्सिमम वाली बातें मैंने आपके साथ पहले भी कर रखी है अर्थमेटिक मीन को लेके। ऐसा ही हम यहां पे भी एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। तो अब अगर आप एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें आप समीशन लेते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन का फ्रॉम द पॉइंट ए, तो जब ए की वैल्यू मीडियन होगी तब ये एक्सप्रेशन सबसे मिनिमम वैल्यू देगा। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीडियन के अंदर मेरे बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब और थोड़ा अगर हम आगे चलें, मेरिट और डीमेरिट, मेरिट और डीमेरिट। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसको थोड़ा ऐसे समझो याद रखने के लिए कि जो चीज अर्थमेटिक मीन में मेरिट होती थी वो यहां डीमेरिट हो सकती है, जो चीज वहां डीमेरिट होती थी यहां पे मेरिट हो सकती है। सबका अपना अलग अलग मेरिट और डीमेरिट होता है। तो मीडियन की अगर हम मेरिट की बात करें तो सबसे पहला इसका मेरिट है, इट इज रिजिडली डिफाइंड। सबसे पहले तो ये रिजिडली डिफाइंड होता है, मतलब सारी बातों को बता दिया। दूसरा, जितना भी डीमेरिट्स अर्थमेटिक मीन में था उस सबको हमने रिमूव करके यहां पे मेरिट कर दिया। जैसे अगर कोई भी टर्म मिसिंग है डाटा के अंदर, है ना, तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं किया जाता था। इस केस में मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे करते हैं? जो भी मिसिंग टर्म है उसको हम हटा देते हैं, जो टर्म बच जाती हैं उनको लेके हम मीडियन कैलकुलेट
करते हैं। तो दिस इज द मेरिट ऑफ दिस मेजरमेंट। क्या है कि इफ ए सम टर्म्स आर मिसिंग then still we calculate the median of the data. How we calculate? Just remove these missing term and calculate the median of the remaining data. आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अगला, in case of extreme observation, arithmetic mean was calculated but not used. Now in case of extreme observation data, median is calculated and also used to represent the central value, right? In case of open-end classes data, arithmetic mean was not calculated. The median is still calculated, क्योंकि ओपन एंड क्लासेज ही तो लास्ट क्लासेज ही तो एंड क्लासेज ही तो ओपन है ना, मीडियन क्लास तो कहीं बीच में आएगा, वो तो क्लोज होता है हमेशा, तो कंफर्म मीडियन कैलकुलेट होगा। तो जो मेरिट्स वहां पे थी वो थोड़ा सा हम वर्क करते हैं। अब अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में कुछ कुछ डीमेरिट्स हैं, जैसे इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको मीडियन डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ इवन नंबर हमने क्या बोला है कि n/2th टर्म से बड़ा और n/2 + 1th टर्म से छोटा आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो यू आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड कि मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए। ले आप कोई भी सकते हो, माना सबको मीडियन जाएगा, लेकिन एक्चुअली में यू आर सच कंफ्यूज्ड कि भाई हम कौन सा लें, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा, अर्थमेटिक मीन जैसे इफेक्टेड होता है 100% ऑब्जर्वेशन से, मीडियन इज इफेक्टेड ओनली बाय मैक्सिमम 2 ऑब्जर्वेशन। तो कभी कभी ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पे इफेक्टेड होता है और कभी कभी ये 2 ऑब्जर्वेशन पे सिर्फ इफेक्टेड होता है। तो ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से इफेक्टेड नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा वीकर माना जाता है। दूसरा, मीडियन इज लार्ज इफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, या मीडियन इज मोर अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। अगर सैंपलिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, सैंपल आप चेंज कर रहे हैं, डाटा आप चेंज कर रहे हैं, तो जो मीडियन में चेंज आएगा वो अर्थमेटिक मीन से कहीं ज्यादा देखने को आपको मिलेगा मेरे बच्चों। तो और भी बहुत सारी मेरिट और डीमेरिट हो सकती है, थोड़ा सा आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं। टीचर वो समझाता है जो एकदम इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं। चलिए खैर मेरे बच्चों, तो होप सो आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।